हेलो दोस्तों, चलो फिर शुरू करते हैं आज डे 7 का डिस्कशन। टॉपिक्स आपके पास पहले से ही हैं। जो परसों आपको टॉपिक्स दिए गए थे, कल का गैप हो गया था। कल आप लोगों ने बढ़िया से पीछे के पार्ट्स को भी रिवीजन कर लिया होगा। जो 6 खंड हमने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं उनका रिवीजन भी हो चुका होगा। और अब आज हम आगे के टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे। क्या टॉपिक्स थे हमारे? पहला टॉपिक था उत्तर प्रदेश की जनजातियां। दूसरा टॉपिक क्या था भाई? उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख उत्सव हैं, मेले हैं, उनके बारे में हम यहाँ देखेंगे। और उत्तर प्रदेश से ही जुड़े हुए और भी बहुत सारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो आज के वीडियो में आपको जानने को मिलेंगी। लेकिन हम क्या करेंगे, उनको मेंस के पर्पज से देखेंगे। यदि प्रश्न बनाया गया तो कैसे टैकल करेंगे अपने एग्जाम में, है ना। तो शुरू करें फिर जनजातियों वाले टॉपिक से। तो एक टॉपिक करेंगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमें कैसे लिखना है। और आज एक प्रश्न भी आपको दे दिया जाएगा। पहला टॉपिक है उत्तर प्रदेश की जनजातियां। देखो, जनजातियों के बारे में हमने कुछ प्रमुख जनजातियां जब यूपी स्पेशल का वीडियो किया था बहुत अच्छे से समझा था। और वहां जो प्रश्न पूछने का जो पीछे तरीका होता है उस तरीके पर ही हमने अपना अध्ययन किया था। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ मेंस के पर्पज से देखेंगे कैसे तैयार करना है। और पूरा एक बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है ना, पहले इंट्रोडक्शन, फिर मेंस का, फिर उसके बाद में कंक्लूजन का, उस स्तर पर ही अपने इस टॉपिक को तैयार किया जाएगा। जैसे जनजातियों का जब टॉपिक आता है तो पहले आपके पास कुछ बेसिक सी जानकारी होनी चाहिए कि भाई उत्तर प्रदेश में आखिर जो जनजातियां हैं उन जनजातियों का हमारे यहाँ पर संख्या क्या है, प्रतिशत क्या है। तो संख्या के स्तर पर जब जानोगे तो 11 लाख के आसपास आबादी है हमारे उत्तर प्रदेश में। और प्रतिशत के आधार पर तो कुल जो जनसंख्या है ना उसका मात्र 0.6% ही है हमारे यहाँ जो जनजातियां हैं। तो यह हो गई बहुत बेसिक सी इंफॉर्मेशन जो हर किसी के पास होनी चाहिए। और नहीं है तो आप इसको अपने नोट्स जहां पर बनाए हुए हैं जनजातियों से संबंधित, वहां इस लाइन को जरूर लिख लेना। इसके बाद में उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ स्पेसिफिक लिखना होगा। तो आप बताओगे कि यहाँ जो जनजातियां हैं, अनुसूचित जनजातियां आखिर कितनी हैं? तो 15 हमारे पास अनुसूचित अनुसूचित जनजातियां हैं उत्तर प्रदेश में। क्लियर? और कुछ प्रमुख जनजातियां, जैसे संख्या के आधार पर आपको बताना है प्रमुख जनजातियां। तो वह सर्वाधिक अगर संख्या पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश में किसकी है, तो गोंड जनजाति की है। और उसके बाद आपकी खरवार जनजाति आती है, फिर आपकी थारू जनजाति आती है। अब ये हो गई इंट्रोडक्शन पार्ट की इंफॉर्मेशन। इंट्रोडक्शन में इन्हीं से आपको 25-30 शब्द निकालने हैं और अपना एक बेहतरीन इंट्रो तैयार कर देना है। इसके बाद आएंगे हम मेन बॉडी पर। तो मेन बॉडी में क्या पूछेगा? यदि जनजातियों की विशेषता पर प्रश्न होगा तो वहां कैसे अपना उत्तर लिखना है। कुछ प्रमुख, जैसे 6 से 7 जनजातियां होनी चाहिए आपके पास में, बिल्कुल एकदम जुबान पे होनी चाहिए वो जनजातियां। और उनसे संबंधित 2-3 इंफॉर्मेशन, जैसे जनजातियों के कल्चर से रिलेटेड, जनजातियों के क्षेत्र से रिलेटेड, या कुछ ऐसा कस्टम है वहां पर जो विशेष बनाता है उस जनजाति को, वह पता होगा। तो इतने से आपका आंसर क्या होगा? कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे शुरू करते हैं। प्रमुख जनजातियां जो है ना, उन्हीं जनजातियों को हमें तैयार कर लेना चाहिए अच्छे से पहले। जैसे सबसे प्रमुख जनजाति उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड जनजाति है। अब अगर आप अपना आंसर लिखोगे और जो शीर्ष जनजातियां हैं, शीर्ष जनसंख्या वाली, उनको नहीं डालोगे उत्तर में अपने, तो फिर उत्तर अधूरा अधूरा सा रह जाएगा ना यार। तो पहले जैसे गोंड जनजाति के बारे में बताना है। गोंड जनजाति आप बताओगे कि मध्य भारत के स्थान पे इसका निवास है। कहाँ निवास है इसका? मध्य भारत में पूरे। और मध्य भारत में हमारा उत्तर प्रदेश भी आता है। फिर उत्तर प्रदेश की यह सबसे बड़ी जनजाति है। यदि 2011 की जनगणना को माना जाए तो जितनी जनजाति जनसंख्या है हमारे यहाँ, उसकी 50% आबादी कौन सी है? गोंड जनजाति है। यह हो गई इसके बारे में इंफॉर्मेशन। और बताना है कि यह जो गोंड जनजाति के लोग हैं, यह अपने आप को रावण का वंशज मानते हैं। साथ ही यहाँ पर बहुविवाह, विधवा पुनर्विवाह जैसे रीति रिवाजों का अभ्यास भी होता है। तो विधवा पुनर्विवाह भी यहाँ पर मान्यता मिली हुई है। अर्थात इन जनजातियों की प्रथा में यह शामिल है कि ये विधवा पुनर्विवाह करते हैं और बहुविवाह भी करते हैं। यह कुछ प्रमुख इंफॉर्मेशन है जो आपको अपने आंसर में शामिल करनी चाहिए किसी भी जनजाति के बारे में लिखोगे। चूंकि यह जानकारी तो होती है, अब इसको प्रेजेंट करने का तरीका ही वहां पर आपके लिए कारगर साबित होता है। आपके नंबर कैसे आएंगे, जितना ही बेहतर ढंग से आप प्रेजेंट करोगे अपने आंसर को, उतना ही चेक करने वाले के लिए आसानी रहेगी और वो उतना ही अच्छा आंसर देगा। ठीक है, तो दूसरी कौन सी जनजाति है? खरवार जनजाति। खरवार जनजाति जब यूपी स्पेशल के बारे में पढ़ा था तो क्या बताया था भाई? खैर पत्ते से रिलेटेड है। खैर क्या? खैर जो कत्था होता है ना, वह खैर पेड़ से ही मिलता है हमें। तो इसी कारण इस जनजाति का नाम क्या पड़ा है? खरवार जनजाति। इसका क्षेत्र क्या है? मिर्जापुर और सोनभद्र के आसपास का क्षेत्र। देखो, यह आपके प्रीलिम्स के स्तर पर आपसे स्टेट मिलाने को या डिस्ट्रिक्ट मिलाने के लिए आ जाता है कभी कभी, तो वहां बताना है। और वही इंफॉर्मेशन को हम मेंस में भी यूज कर सकते हैं। देखो क्या बताओगे? खरवार जनजातियों का जो क्षेत्र है, निवास क्षेत्र, मिर्जापुर और सोनभद्र का क्षेत्र है। अब कस्टम पर आते हैं। तो हिंदू जो धर्म है, इसके रीति रिवाजों का पालन ही किया जाता है खरवार जनजाति के द्वारा।
और एक नृत्य हमने पढ़ा था कर्मा नृत्य। तो यह जो कर्मा नृत्य है यह प्रमुख रूप से इस खरवार जनजाति का ही प्रमुख नृत्य है। क्लियर बात है? तो यह कुछ मूलभूत इसके बारे में जानकारी हो गई जो अपने उत्तर में जरूर आपको शामिल करना है। फिर आएंगे थारू जनजाति पर। तो थारू जनजाति का निवास कौन सा है? बोलेंगे थारू जनजाति का निवास भारत और जो नेपाल की सीमा है, और भारत में भी जब नेपाल की सीमा बनाते हैं तो उत्तर प्रदेश के भी डिस्ट्रिक्ट हैं जो सीमा बनाते हैं, तो वह क्षेत्र जो तराई का क्षेत्र है उस तराई के क्षेत्र में ही निवास करती है यह थारू जनजाति, तीसरी प्रमुख जनजाति है। क्लियर बात है? और भारत की अगर आपसे पूछा जाएगा तो दूसरी सबसे बड़ी जनजाति थारू हो जाती है भील के बाद में। लेकिन उत्तर प्रदेश की तीसरी प्रमुख जनजाति है। उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा पर इसका निवास स्थल है। आप बताओगे यार तराई क्षेत्र में जब यह रहती है तो स्वाभाविक सी बात है वहां उत्पादन किसका होगा? बोले चावल का उत्पादन होगा तराई क्षेत्रों में। तराई क्षेत्रों में उत्पादन जब चावल का होगा तो आहार क्या होगा इनका? आहार भी चावल होगा, और चावल से ही बनता है नशीला पदार्थ एक जड़। जो जड़ है नशीला पेय पदार्थ होता है, यह इन जनजातियों का प्रमुख पेय पदार्थ होता है। यह इंफॉर्मेशन भी डालनी है। फिर बताना है कि हिंदू रीति रिवाजों का यह भी अनुपालन करते हैं, लेकिन दिवाली को ये शोक के रूप में मनाते थे। याद रखना, दिवाली को ये शोक पर्व के रूप में मनाते थे, अभी के समय इन्होंने बंद कर दिया है। लेकिन यह प्रश्न प्रीलिम्स के स्तर पर भी आता है, जब मेंस में डालोगे तो थारू जनजाति के भीतर यह इंफॉर्मेशन दे देनी है। फिर आएंगे बुक्सा जनजाति पर। देखो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा पर भी तराई क्षेत्र मौजूद है, और यहाँ पर भी कुछ जनजातियां हमें देखने को मिलेंगी। वहां पर जैसे आपको बुक्सा जनजाति बताना है और जौनसारी, ये दो प्रमुख जनजातियां हैं जिनकी चर्चा आपको कर देनी है। इसके बाद आप महीगीर जनजाति को भी बता सकते हैं, उत्तर प्रदेश के बिजनौर डिस्ट्रिक्ट पे है, और इसकी जो आपको बताना है लोकेशन कहां पर है, तो उत्तर प्रदेश का जो सहारनपुर और बिजनौर का क्षेत्र है जो उत्तराखंड के क्षेत्र से सीमा बनाता है, तो इसी क्षेत्र में यह प्रमुख जनजातियां आपकी पाई जाएंगी, बुक्सा, जौनसारी और महीगीर। और बुक्सा के बारे में जब आप बताओगे तो इसका क्षेत्र बताते हुए फिर कहोगे कि भाई यह पतवार राजपूत का अपने आप को वंशज बताते हैं, और पितृसत्तात्मक समाज है। यहाँ पर भी इन जनजातियों में भी पितृसत्तात्मक समाज है, जैसा कि ओवरऑल भारत के संदर्भ में समझोगे तो भारतीय समाज की भी यह एक प्रमुख विशेषता है। लेकिन बुक्सा जनजातियों के बारे में और आपको जानकारी होनी चाहिए। भले ही पितृसत्तात्मक समाज है, लेकिन यहाँ महिला और पुरुष दोनों को समाज में बराबर का दर्जा मिला हुआ है। यह फैक्ट आपको डालना है। फिर बताना है कि चावल और मछली, जब यह तराई क्षेत्रों में निवास है तो इनका आहार क्या होगा? चावल और मछली। ये कॉमन सेंस बेस्ड पर आप सब समझने की कोशिश किया करो, इसको रटने वाला मत समझा करो। क्योंकि आप बताओ यहाँ पर जो आहार होगा, यहाँ मोटा अनाज तो आहार होगा नहीं, है ना? यहाँ आहार के स्तर पर चावल ही रहेगा। रीजन क्या है? यहाँ का तराई क्षेत्र। फिर जौनसारी के बारे में जब आप आओगे तो जौनसारी जनजाति के बारे में यह बताया था ना पीछे, जब यूपी स्पेशल में पढ़ा था कि जौनसारी जनजाति अपने आप को पांडवों का वंशज मानते हैं। अब पांडव का वंशज मानेंगे तो बहुपति प्रथा यहाँ पर प्रचलित होगा, क्योंकि द्रौपदी के 5 पति, तो उसी प्रथा के आधार पर यहाँ भी बहुपति प्रथा का प्रचलन आपको दिखाई देगा। कौन सी जनजाति है? जौनसारी जनजाति। और महीगिर जनजाति उत्तर प्रदेश की इकलौती ऐसी जनजाति है जिसका क्षेत्र तो बिजनौर है, लेकिन यह इस्लाम धर्म का अनुपालन करती है। इतनी ही जानकारी आप दे दोगे, क्योंकि प्रमुख रूप से आपने 5 से 6 जनजाति दिखा दी, बहुत स्कोप नहीं रहेगा आपके पास लिखने के लिए। तो उसके बाद अन्य में डालते हुए कुछ प्रमुख जनजातियां, जैसे आपने महीगरी बता दी, सहरिया बता दिया। सहरिया आपकी ललितपुर के क्षेत्र में दिखाई देगी, और यह अपने आप को सबरी के वंशज बताएंगे। सबरी कहाँ रहती थी? जंगल में रहती थी। तो इस जनजाति के क्षेत्र के लोग, जो जनजाति वाले लोग होंगे सहरिया वाले, इनका निवास स्थल कहाँ होगा? जंगलों में होगा। ठीक है, तो यह होता है बेसिक से एकदम अप्रोच से आप अपने आंसर तक कैसे पहुंचोगे और कैसे इन फैक्ट्स को शामिल करना है अपने उत्तर में। फिर आते हैं भाई जनजातियों से जुड़ा हुआ अगर मामला आएगा तो ऐसा तो है नहीं जनजातियों से जुड़े हुए मामले पर आपसे समस्याएं ना पूछी जाएं। हो सकता है एक प्रश्न बनाया जाए कि उनसे संबंधित जनजातियों से संबंधित भारतीय समाज में या उत्तर प्रदेश के समाज में क्या समस्याएं मौजूद हैं और सरकार इसके लिए क्या प्रयास कर रही है। ऐसे प्रश्न आपसे बनते हैं भाई मेंस के स्तर पर। तो आपको पहले तो समस्याओं के स्तर पर सोचने का नजरिया क्या होना चाहिए, अपने दिमाग में पहले एक फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा। अदरवाइज आप समस्याओं के स्तर पर लिखने बैठोगे, 1 पॉइंट 2 पॉइंट इससे ऊपर नहीं जा पाओगे। जैसे सामाजिक स्तर पर देखो क्या समस्याएं हैं, फिर राजनीतिक स्तर पर देखो क्या समस्याएं हैं, आर्थिक स्तर पर देखो क्या समस्याएं हैं, प्रशासन के स्तर पर इनके सामने क्या क्या चुनौतियां रहती हैं। यह इनकी कुछ प्रमुख समस्याएं हैं। इस फ्रेमवर्क पर जब आप पॉइंट्स निकालोगे तो बहुत सारे पॉइंट्स आपके सामने आ जाएंगे। और इनसे संबंधित एक मुद्दा क्या है भाई, जनजातियों से संबंधित जब भूमि स्वामित्व का मुद्दा उठा तो वहां एक मुद्दा आया, एक नारा आया, जल जंगल जमीन। तो जल जंगल जमीन यह इनका प्रमुख मुद्दा था। और इस मुद्दे पर भी अगर समस्याएं सोचने की कोशिश करोगे तो आपके बहुत सारे पॉइंट्स आपके सामने आ जाएंगे। जैसे सबसे पहले एक एक करके पॉइंट्स पर हम समझना शुरू करते हैं। तो स्वास्थ्य का मुद्दा इनके सामने रहता है।
स्वास्थ्य का मुद्दा ये रहता है कि यहाँ साक्षरता का स्तर या जागरूकता का स्तर इतना कम दिखाई देगा कि ये लोग जादू टोना के आधार पर ही क्या करेंगे, अपना उपचार करने की कोशिश करेंगे। जैसे आप ललितपुर या इन क्षेत्रों में जाओगे तो यहाँ जनजातियां क्या करती हैं, जादू टोना आदि के आधार पर ही अपना उपचार करने की कोशिश करेंगी। इसीलिए यहाँ की जनजातियों में जो यहाँ के लोग होते हैं उनकी मृत्यु बहुत ही कम उम्र पे हो जाती है, और यह एक बड़ा मुद्दा है यहाँ की जनजातियों के लिए। इनको चाहे जितना समझा दो आप, लेकिन समझेंगे नहीं। रीजन क्या है? रीजन है साक्षरता की कमी, जागरूकता की कमी। तो यह एक स्वास्थ्य का मुद्दा है, और महिगीर जनजाति को लेकर के यह बहुत ज्यादा प्रचलित है कि जादू टोना पर यह बहुत विश्वास करते हैं। एक एग्जाम्पल देकर के अपनी बात की आप पुष्टि कर सकते हो। भाई अगर ऑथेंटिसिटी अपनी कही हुई बात की रखनी है तो एक तथ्य दे दो भाई, तो हम मान जाएंगे आपकी बात को। तो वही है कि स्वास्थ्य का मुद्दा आपको बताना है, फिर महिगीर जनजाति का एक उदाहरण दे दो आप। भूमि हस्तांतरण का मुद्दा और विस्थापन आप जानते ही हैं कि इन जनजाति क्षेत्रों में निवास जंगल में है, जंगल की कटाई होती है, तो अब इनका मूल निवास स्थान है यार वो। आप क्या है, आधुनिकीकरण के चक्कर में वहां औद्योगिकरण करोगे या शहरीकरण जब बढ़ेगा तो भाई विस्थापन किसको करना पड़ेगा? विस्थापन इन जनजातियों को ही करना पड़ता है। यह भी एक बड़ा मुद्दा है। तीसरा है आपका गरीबी और साक्षरता को लेकर के, क्योंकि गरीबी भी इन जनजातियों में विद्यमान है और साक्षरता भी बहुत कम नजर आती है। और आजीविका, जब आर्थिक स्तर पर सोचोगे आप तो आजीविका और कर्ज की समस्या नजर आएगी। दोहरी स्थिति का मुद्दा क्या है? दोहरी स्थिति का मुद्दा यह है कि देखो, एक ही जनजाति है, उसको कुछ डिस्ट्रिक्ट में अनुसूचित जाति के भीतर रखा गया है और कुछ डिस्ट्रिक्ट में उसे अनुसूचित जाति के भीतर नहीं रखा जाता है। यह इनके लिए चुनौती होती है। तो सरकार क्या है, अनुसूचित जनजातियों के लिए यदि कोई योजना लेकर आती है, कोई प्रोग्राम लेकर आती है, तो वहां एक दो डिस्ट्रिक्ट में तो वह लाभान्वित हो रही है, लेकिन और 3 जगहों पर वही संख्या मौजूद है, लेकिन उसे अनुसूचित जनजाति में नहीं डाला गया है, तो वो लाभान्वित नहीं हो पाती है। यह एक प्रमुख चैलेंज है इनके सामने। और फिर सामाजिक भेदभाव भी होता है। आप जानते हैं SC ST या कोई भी यह जो शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब है, सामाजिक भेदभाव का सामना तो करना ही पड़ रहा है। अब आते हैं भाई जनजाति विकास हेतु जो सरकारी प्रयास किए गए हैं। सरकारी प्रयासों के स्तर पर जब आप सोचना शुरू करते हो तो क्या सीधे लिख देते हो? सीधे नहीं लिखना है। देखो अब मैं बता रहा हूं कि फ्रेमवर्क कैसे दिमाग में बनाया जाता है, कैसे अपने दिमाग में पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है कि हम अगर पॉइंट्स डालेंगे सरकारी प्रयास पर तो कैसे सोचना शुरू करेंगे। पहले सोचो दिमाग में 6 से 7 सेकंड अपने दो कि भाई हम जो पॉइंट डालेंगे एक एक करके इस आधार पर लिखेंगे। जैसे प्रयास के स्तर पर जब जाओगे तो पहले वैधानिक उपाय सोचो या संवैधानिक उपाय सोचो। हम वैधानिक स्तर पर सोचेंगे, संवैधानिक स्तर पर सोचेंगे, संगठनात्मक स्तर पर सोचेंगे, फिर सरकार के द्वारा कोई योजना लाई जाएगी उस पर सोचेंगे, या कोई हाल ही में प्रयास किया जाएगा वह देखेंगे, और इसके बाद में हम नागरिक स्तर पर देखेंगे कि क्या नागरिक स्तर पर कोई प्रयास किए जा रहे हैं। तो यह सारे होते हैं एंगल आपके सरकारी प्रयासों पर, या किसी जनजाति विकास के लिए या किसी भी लोक कल्याणकारी कार्य के लिए जो प्रयास किए जाते हैं, वहां जो आपको पॉइंट्स निकालने होते हैं, इन्हीं अप्रोच के साथ में आप लिखने की कोशिश किया करो। जैसे यहाँ सबसे पहले क्या दिया हुआ है, विभागीय स्तर पर जैसे सरकार के द्वारा जनजाति कल्याण विभाग की स्थापना कर दी गई, तो यह जो डिपार्टमेंट है यह जनजातियों के कल्याण के लिए कार्य करता है, उनसे संबंधित योजनाओं को लागू करने पर ध्यान देता है। फिर आते हैं वैधानिक स्तर पर, तो वन अधिकार अधिनियम, फॉरेस्ट राइट एक्ट जो 2006 का है, यह अधिनियम है जनजातियों के लिए, तो यह वैधानिक उपाय के अंतर्गत हो गया। और संवैधानिक यहां नहीं दिया हुआ है, तो आप बता सकते हो आर्टिकल 322, जहां राष्ट्रपति को अधिकार होता है किसी जनजाति को वह शेड्यूल्ड ट्राइब के भीतर घोषित कर सकता है, उस जनजाति जो संख्या है उसकी जनसंख्या है। या फिर आप 330 का बी बता सकते हो। क्लियर बात है, जहां एक कमीशन की बात की गई है ना, एक आयोग का गठन किया गया है जनजातियों के लिए। तो यह आर्टिकल्स हैं जिनके आधार पर आप अपने आंसर को दे सकते हो। या आरक्षण संबंधी जो प्रावधान किया गया है हमारे संविधान में, तो यह संवैधानिक उपचार के आधार पर हमने बताया। वैधानिक बता दिया, संवैधानिक बता दिया, डिपार्टमेंट बेस पर क्या भाई प्रयास किए गए वो बता दिए। अब कुछ प्रमुख देखते हैं, जैसे थारू संग्रहालय। अभी थारू संग्रहालय जो थारू जनजाति है, हमने देखी तराई क्षेत्रों में मिलती है, यहाँ के लिए सरकार इन जनजातियों के लिए थारू संग्रहालय और लखीमपुर खीरी में थारू जनजातियों के शैक्षणिक विकास के लिए एक विश्वविद्यालय की स्थापना कर रही है। यह पॉइंट्स भी आपको डालने हैं। फिर एकलव्य मॉडल जो सरकार लेकर आई है वह बता देना है। एकलव्य मॉडल जो बोर्डिंग स्कूल है, यह जनजातियों को समर्पित ही हमारा यह योजना है, प्रमुख मॉडल है। साथ ही जो छात्रवृत्ति योजना मतलब जो स्कॉलरशिप लेकर आती है जनजाति क्षेत्रों के जुड़े हुए या जनजाति ST जो बच्चे हैं, इनके लिए जो छात्रवृत्ति योजना लेकर आई है, इसको बताना है हमारे प्रयासों के स्तर पर। और लघु खाद्य उत्पाद, जो लघु खाद्य उत्पाद आप जानते हैं जंगलों में जैसे लकड़ी वगैरह होती है, कुछ छोटे उत्पाद होते हैं
जो इन जनजातियों के द्वारा जिनका प्रयोग इकट्ठा किए जाते हैं और इनको व्यापार की दृष्टि से सरकार प्रमोट करने के लिए इनके लिए भी एमएसपी निर्धारित कर दी गई है। साथ ही सामाजिक समावेशन और सशक्तिकरण का प्रयास किया जा रहा है। अब भैया जब ये सामाजिक समावेशन और सशक्तिकरण का पॉइंट डालना, तो इसको कुछ प्रमुख एनजीओ जैसे सेवा समर्पण संस्थान, इस तरीके से आप भी कहीं न्यूज में अगर देखा करो कोई एनजीओ वगैरह नजर आ रहा है, तो आप तुरंत क्या किया करो, अपने इस आंसर में या शॉर्ट नोट्स जहां पर बनाओ उसको अपडेट करते रहना है ऐसे ही। ठीक है, कोई न्यूज देखी उसको अपडेट कर दिया, कोई हाल ही में घटनाक्रम देखा तो उसको अपडेट कर दिया। तो इंट्रो और आप इसको कंक्लूजन के स्तर पर शामिल कर सकते हो। तो बताओ, जनजातियों से जुड़ा हुआ यदि आपके पास प्रश्न लिखने को आएगा तो पहले जनजातियां जो प्रमुख हैं उत्तर प्रदेश की वो समझ में आ गई होंगी, फिर जनजातियों से जुड़ी हुई समस्याएं कैसे लिखनी है समझ में आ गया, और संबंधित समाधान अर्थात इन समस्याओं से निपटने के लिए जो समाधान करने हैं वह किस अप्रोच पर अपने आंसर में लिखना है यह समझ में आ गया होगा। अब आपको अपनी भाषा में अपना उत्तर लिखना है। साथ ही यहाँ कंक्लूजन समझ लो। कंक्लूजन लिखने में भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं कि कैसे लिखा जाए। देखो, कंक्लूजन लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं। कोई यदि मुद्दा आपका जुड़ा हुआ एसडीजी से दिखाई दे, देखो कुछ ऐसे आपकी क्या होती हैं, हैक्स होते हैं जिनको आप प्रयोग कर सकते हो और निष्कर्ष लिखने में फिर आपको कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि छोटा निष्कर्ष और प्रभावी निष्कर्ष लिखने की कोशिश करनी चाहिए हमेशा। जैसे अगर आपको कोई ऐसा मुद्दा दिख रहा है जो एसडीजी आपका सतत विकास लक्ष्यों से जुड़ा हुआ है, तो उसको अपने क्या है कंक्लूजन में शामिल करने की कोशिश किया करो। या अगर मान लीजिए एसडीजी से जुड़ा हुआ नहीं दिखा, तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप ऐतिहासिक धरोहरों पर लिख रहे हो। अब ऐतिहासिक धरोहरों पर अगर कंक्लूजन डालना है आपको, तो भैया आप क्या करोगे, कोई स्कीम देखो सरकार की, जैसे मान लो हृदय योजना चल रही है, तो कंक्लूजन में क्या करो, उस हृदय स्कीम को आप डालने की कोशिश करो। या सरकार के कुछ स्लोगन्स हैं जैसे सबका साथ सबका विकास, ठीक है, सबका विश्वास, ये स्लोगन जो चलते हैं ना। अब जैसे कोई क्लाइमेट चेंज पर अगर आप डालोगे, तो क्लाइमेट चेंज पर जैसे वसुधैव कुटुंबकम, जो वर्तमान में बहुत अधिक प्रचलित स्लोगन्स हैं जो सरकार के द्वारा यूज किए जा रहे हैं, इनको आपको क्या करना है, कॉपी में एक जगह पर एक पेज पर उसको नोट डाउन कर लेना है। फिर आप जब कंक्लूजन लिखोगे तो उन कंक्लूजन में देखा करो कि उस मुद्दे का रिलेशन जो है हमारे इन टॉपिक से जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं, जैसे एसडीजी जो प्रमुख हैं हमारे उनका प्रयोग, या कुछ आपके प्रचलित जो स्लोगन्स हैं सरकार जिनका प्रयोग करती है वो, उनका प्रयोग किन मुद्दों से कनेक्शन जो है बैठ रहा है, उनको कंक्लूजन में शामिल कर दो। इसके लिए आपको प्रॉपर एक लिस्टिंग करनी पड़ेगी, है ना। इस तरीके की लिस्ट आप अपनी तैयार कर लो और उनको आप रेडीमेड कंक्लूजन कैसे तैयार रख सकते हो इसको भी यूज कर सकते हो। अब कंक्लूजन लिखने में ज्यादा कठिनाई नहीं आएगी, इसको पहले आप तैयार करना, फिर उसको अभ्यास करते रहना लगातार, जैसे जो उत्तर लिख रहे हो उसमें लगातार अभ्यास करते रहो। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले। देखो, मेले जब लिखने होंगे तो पहले बताओ मेले वगैरह के बारे में अगर इंट्रो देना होगा, पहले भूमिका बताओ ना, एक भूमिका दोगे 20 से 25 शब्दों में, तो बता देना है भैया जो मेले होते हैं हमारे यहाँ पहले से प्रचलित जो परंपराएं रहती हैं या रीति रिवाज होते हैं या हमारे जो एक्सपीरियंस होते हैं पीछे के, तो उनके बारे में ही जो मूल तत्व हैं ये हमारे मेलों में शामिल दिखाई देते हैं। तो इस तरीके का देखो आपको भी इंट्रोडक्शन अपना तैयार कर लेना है, जो हमारी परंपराओं पर आधारित होते हैं, रीति रिवाजों पर आधारित होते हैं, जो हमारे अनुभवों पर आधारित होते हैं। ये सारे मूल तत्व तो हमारी संस्कृति के, किसी राष्ट्र की या किसी राज्य की संस्कृति में जो पहले प्रचलित परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं या अनुभव हैं, वह सारे मूल तत्व तो हमारे मेलों में शामिल दिखाई देते हैं। यह हो गया एक इंट्रो, कम शब्दों में अच्छा था। फिर बताना है उत्तर प्रदेश इस संदर्भ में पीछे नहीं है, हमारे यहाँ 2250 से अधिक मेलों का आयोजन होता है। प्रीलिम्स के स्तर पर जाना था कि सर्वाधिक मेलों का आयोजन किस जिले में होता है, तो बताना है भाई मेरठ जिले में सर्वाधिक मेलों का आयोजन मथुरा जिले में सर्वाधिक मेलों का आयोजन होता है। अब आते हैं कुछ प्रमुख मेले। मेले तो बहुत सारे हैं, 2250 थोड़ी ना मेले बैठ के याद करोगे, लेकिन यहाँ 6 से 7 मेले कम से कम होने चाहिए आपके पास में। कुछ नोट्स के स्तर पर, जैसे एक पेज का अगर नोट्स है अपने पास तो उसको रिवीजन करते चलना है। 6 से 7 प्रमुख मेले हमारे पास होने चाहिए। कुछ छोटी छोटी इंफॉर्मेशन, जो प्रमुख इंफॉर्मेशन है वो आपको 2-2, 3-3 देते हुए अपने उत्तर को लिख देना है भाई। जैसे सबसे पहले तो कुंभ मेला ही हम बताएंगे, ये भारत का छोड़ो ये विश्व का सबसे बड़ा मेला है, और कहाँ हो रहा है, उत्तर प्रदेश में हो रहा है। गंगा यमुना सरस्वती का जो संगम है, संगम के स्थल पर अर्थात प्रयागराज में यह कुंभ का मेला होता है। और कुंभ मेला जो लगता है, महाकुंभ 12 वर्ष पर लगता है, अर्ध वर्ष जो अर्ध कुंभ है हर 6 साल पर लगता है। ये हो गई बेसिक सी जानकारी जो सभी को होती है। साथ ही यहाँ बड़े बड़े जो संत महात्मा हैं वो सब जमा होते हैं, स्नान करते हैं और धार्मिक संवाद होता है यहाँ पर, और संत या गरीबों वगैरह के लिए यहाँ पर भोजन की भी व्यवस्था की जाती है, और बहुत सारे मनोरंजन दृश्य भी यहाँ पर मौजूद रहते हैं। तो यह सारी चीजें आपको बतानी है जब कुंभ मेला के बारे में आपको लिखना है। साथ ही यह भी बता देना है कि यूनेस्को की यह सांस्कृतिक विरासत, जो यूनेस्को की धरोहर है, उसकी सांस्कृतिक सूची में इसको शामिल किया गया है। क्लियर बात है।
अब फिर आगे अगला मेला कौन सा है, बटेश्वर का मेला। जैसे आप बताओगे तो बटेश्वर के मेला में क्या बता दोगे, एक तो यह आगरा का प्रमुख मेला है। देखो प्रीलिम्स के स्तर पर इसको हम लिखते हैं कि आगरा किस डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है, यह प्री के स्तर पर तैयारी करनी होती है। अब बटेश्वर मेला में क्या होता है, यह जानना थोड़ा सा जरूरी है, उसे आप अपने मेंस के आंसर में डालो। तो बटेश्वर के मेले में पशुओं की खरीद बिक्री होती है। तो बेसिकली पशु और पक्षियों की व्यापार की एक बड़ी स्थली होती है और यहाँ पशुओं की खरीद बिक्री होती है। तो पशु मेला है अपने आप में यह बटेश्वर मेला। देवा शरीफ मेला के बारे में पूछा जाए तो बाराबंकी जिले में यह मेला, इस मेले का आयोजन होता है। साथ ही जो सूफी संत हुए आपके वारिस अली शाह, देखो वारिस अली शाह की वहां पर मजार है और इस मजार पर ही आपका इस मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले में आपके हिंदू और मुस्लिम दोनों शामिल होते हैं, इसीलिए इस मेले को धार्मिक सौहार्द का प्रतीक भी माना जाता है। यह हो गई इसके बारे में बेसिक सी जानकारी, इस पर ही अपने पॉइंट्स हमें निकालने हैं। फिर नौचंदी मेला पर आओगे तो बताओगे भाई नौचंदी मेला जो है मेरठ में इसका आयोजन होता है। हर साल जैसे ही होली होती है, जैसे अभी होली आने वाली है, तो होली के बाद में आप देखोगे कि नौचंदी पे ही आपका यह नौचंदी मेला लगता है। कहाँ, मेरठ में। नौचंदी देवी है, इनकी पूजा होती है और यहाँ भी हिंदू मुसलमान दोनों ही इस मेले में भागीदार होते हैं, यानी कि दोनों की ही भागीदारी रहती है। इसीलिए यह भी आपका सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देने वाला मेला है। तो जहां ये मूल तत्व आपको दिखाई दे, इन तत्वों को जरूर शामिल किया करो, है ना। मेंस में ही तो मौका मिलता है इन्हें शामिल करने का। फिर आते हैं रामनवमी मेला। अब रामनवमी मेला और जन्माष्टमी मेला, इनके बारे में तो लिखना बहुत आसान है भैया। रामनवमी मेला कहाँ होगा, अयोध्या में होगा और भगवान राम के जन्म दिवस के अवसर पर ही इस मेले का आयोजन किया जाएगा। उसी तरीके से जो जन्माष्टमी मेला के बारे में लिखोगे तो मथुरा में रहेगा प्रमुख रूप से और भगवान कृष्ण के जन्म दिवस के अवसर पर इसका आयोजन किया जाता है। ये हो गए कुछ प्रमुख मेले, 6 से 7 मेले हमने देख लिए। अब आते हैं हम कंक्लूजन पर। अब जैसे यहाँ कंक्लूड करना होगा, कुछ आपको यह जैसे शब्द होते हैं सांस्कृतिक महत्व, सामाजिक मूल्यों, ठीक है, जैसे इस तरीके के मेलों का आयोजन होगा तो आप बताओगे कि सामाजिक जो मूल्य हैं यह भी सीखने को मिलते हैं कि नहीं हमें मिलते हैं, है ना। जो सकारात्मक सामाजिक मूल्य है इनको भी बढ़ावा मिलता है और जो सांस्कृतिक महत्व है इन मेलों का बहुत अधिक है। तो यह कुछ पॉइंट्स होते हैं, यह कुछ भारी भारी से शब्द होते हैं, इनको भी आप लिखो और लिखने का अभ्यास करो। सामाजिक महत्व, सामाजिक मूल्य और क्या है, प्रधानमंत्री जी की डिबेट वगैरह देखा करो, वहां से भी ये भारी भारी शब्द आपको देखने को मिलेंगे। 3 सा कभी बता देंगे, 3 ऊ बता देंगे कभी आपको, ठीक है। इस तरीके की चीजें आप क्या करोगे, एक आपको पेज लेना है, उस पेज पर ये सारे शब्द आपको नोट डाउन कर लेने हैं और फिर इनको अपने आंसर में प्रयोग किया करो। जब तक अभ्यास नहीं करोगे तब तक वो लिखे ही रह जाएंगे। अब आते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत पर। देखो लोकगीतों के बारे में लिखना है तो हमें जरूर यह जोड़ना है भाई, लोकगीत की बात हो रही है तो परंपराओं से जोड़ना पड़ेगा, है ना। जो हमारी परंपराएं रही हैं पीछे की, उन परंपराओं के ही कुछ मूल तत्व हमें आज के समय लोकगीत, जो बहुत ही सीमित मात्रा में ही दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जब शहरीकरण बढ़ा है तो ग्रामीण क्षेत्रों में ही यह लोकगीत जैसी परंपराएं अभी दिख रही हैं। अदरवाइज शहरों में कहीं लोकगीत या लोक नृत्य कहीं दिखाई देता है, बहुत रेयर बचा हुआ है। तो पुरानी जो परंपराएं हैं, जो हमारे रीति रिवाज हैं, ये ग्रामीण क्षेत्रों में ही दिखाई देते हैं। इसी आधार पर अपना इंट्रो बताते हुए आगे शुरू करेंगे और कहेंगे कि भाई ये जो लोकगीत हैं इन्हें प्रमुख रूप से 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है मौखिक रूप से एक संचालित जो संगीत रहता है, फिर अज्ञात संगीत और प्रथा द्वारा प्रदर्शित संगीत। तो यही आपका अद्वितीय संगीत और परंपराएं हैं जो हर मौसम और अवसर के हेतु प्रसिद्ध है। यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई लोकगीत किसी भी समय गाया जाएगा, सबके लिए एक एक विशेष मौसम और विशेष अवसर रहता था, तभी उस लोकगीत का गायन किया जाता था। एक एक करके कुछ प्रमुख लोकगीत देखते हैं और उनसे जुड़ी हुई जानकारियां जो हमें प्रयोग करनी चाहिए उनको देख लेते हैं। जैसे सोहर के बारे में लिखोगे तो सोहर आपको बता देना है कि जब भी कहीं बच्चे वगैरह का जन्म होता था तो उसी अवसर पर यह शुभ गीत गाया जाता था। सोहर देखते थे ना, गाते थे बच्चे। बच्चे के जब जन्म होता है तब माताएं बैठ करके, आसपास मोहल्ले की औरतें भी बैठ करके सोहर गाती हैं, तो वही आपका सोहर है लोकगीत। और मुख्यतः यह राम और कृष्ण भगवान की जन्म की कथाएं इसमें गाई जाती हैं। फिर बिरहा पर आएंगे तो बिरहा बताना है, बिरह पर गाया जाएगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से यह प्रचलित है। नाम में ही देखो बिरह छुपा हुआ है, तो क्या है, नवविवाहित जो पत्नियां आती हैं यह अपने पति से दूरी के विलाप पर गाती हैं। तो बिरह आपका कब गाया जाएगा भाई, नई नई शादी होकर आई और पति चले गए परदेश कमाने के लिए, तो पत्नी क्या है, विरह में गाती है पति के, तो यही गाया जाता है, आपका बिरहा कहलाता है। और भाव आधारित शैली है यह, और पूर्वी उत्तर प्रदेश में यह प्रमुख रूप से प्रचलित है, क्योंकि वहीं से पूर्वी उत्तर प्रदेश से ज्यादातर लोग कमाने के लिए क्या आते हैं, बाहर आते हैं। अब चैती, चैती देखो नाम छुपा हुआ है कि चैत महीने पर इसका गायन होगा और गाया कब जाता है, प्रेमी प्रेमिका के प्रेम भरे झगड़ों पर गाया जाता है। और यह लोकगीत में ही दिखाई देगा। आजकल के झगड़े अगर सुन लोगे आप
तो कहीं भी वहां प्रेम नहीं नजर आएगा, ठीक है। तो देखो चैती जो है आपका, ये प्रेमी प्रेमिकाओं के प्रेम भरे झगड़े यहाँ पर गाए जाएंगे। और प्रसिद्ध चैती गायक को आप जानते हैं कौन है, जैसे गिरजा देवी, इनका नाम तो सभी ने सुना होगा। और यह चैती का ही चैती जो लोकगीत है इसका ही गायन करती हैं। कजरी पर आते हैं तो कजरी भी आपका बिरहा की तरह ही नजर आएगा, लेकिन बिरहा की तुलना में अगर देखा जाएगा तो यह कम संवेदनशील, अर्थात उतना यहाँ पर विलाप या विरह नजर नहीं आएगा। यहाँ भी अलगाव की ही अनुभूति होगी जब गाया जाएगा। और प्रमुख इसका क्षेत्र कौन सा है, वाराणसी और मिर्जापुर का क्षेत्र है, अर्थात पूर्वी उत्तर प्रदेश का या पूर्वांचल का ही क्षेत्र है जहां कजरी भी प्रसिद्ध है। इसकी प्रसिद्ध गायक कौन है कजरी की, तो मलिनी अवस्थी। आपको अगर पता है तो यह जरूर डालो भाई। फिर आते हैं आल्हा पर। तो बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है, आल्हा उदन के सौरपूर्व जो कार्य हुए उनका वर्णन किया जाता है, कथाएं वगैरह कह करके यह आल्हा जो है लोकगीत गाया जाता है। तो क्षेत्र आपको पता चला। और गायन इसमें, आखिर इस लोकगीत में गायन किया जाता है तो यह किस भाव में गाया जाएगा, आपको बताना है भाई। यह वीर रस में गाया जाएगा। आपका आल्हा और उदन, इनके ही सौरपूर्व कारणों का कथा का वर्णन किया जाता है। रशिया आते हैं तो रशिया आपका ब्रज क्षेत्र में। रसिया देखिए, भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम का वर्णन करने वाली जितनी भी धुनें हैं उनका गायन किया जाएगा, ठीक है, भगवान कृष्ण और राधा के, तो इसीलिए उसे रसिया बोला जाता है। यहीं से आपका रासलीला निकलता है, ठीक। यह प्रमुख हो गए लोकगीत। अब उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख लोक नृत्य देखते हैं। लोक नृत्य के स्तर पर अगर आपसे बोला जाएगा भाई लिखो, तो पहले आप क्या है, वही परंपराओं से जोड़ करके, जैसे हमने लोकगीत में देखा तो उसी तरीके से यहाँ भी परंपराओं से जोड़ करके क्या करेंगे, हम लोक नृत्य का इंट्रोडक्शन डालेंगे। तो लोक नृत्य और लोकगीत, इन पर आएगा। उत्तर प्रदेश में सीधा प्रश्न आता है कि उत्तर प्रदेश में लोकगीत का वर्णन कीजिए, उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्यों का वर्णन कीजिए। ये मत सोचना कि बहुत ज्यादा घुमा फिरा कर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। जैसे देखो, जब आप समझो कि यार क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर का उठाकर देखना, प्रीवियस ईयर में सीधा सीधा पूछा है कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य की चर्चा कीजिए। भाई 22 के मेंस में ही क्वेश्चन आया हुआ था, जब यूपी स्पेशल होता भी नहीं था। अब वहां बताओ, वहां आप कैसे लिखते यार, 12 नंबर में क्वेश्चन था। तो इस आधार पर सीधा सीधा प्रश्न आ जाता है। आपके पास 7 से 8 तो कम से कम होने चाहिए ना आपके टिप्स पर, जिनके बारे में आप लिख सको। हालांकि प्रीलिम्स में आपको भले याद नहीं रखने होते हैं, यह याद रखना होता है किस जिले से संबंधित है, लेकिन मेंस के स्तर पर आपको नाम भी याद रखने पड़ेंगे, उनके बारे में कुछ 1-2 पॉइंट्स भी आपके दिमाग में रहने चाहिए, तभी आप कुछ लिख पाओगे, और अन्यथा अनाप शनाप कुछ भी लिखकर चले आओगे। अब यहाँ देखो, अष्टांगिक मार्ग तक सीधा सीधा पूछ लेता है यूपी पीसीएस के मेंस में, तो यह तो बहुत छोटी चीज हो गई कि अष्टांगिक मार्ग बताओ भाई, बौद्ध धर्म के कौन से थे, अब 8 अष्टांगिक मार्ग 8 पता होने चाहिए, इधर उधर कुछ लिख नहीं सकते हो। तो बहुत टू द पॉइंट, बहुत फैक्चुअल, इसीलिए पूछा जाता है मेंस में। अब आते हैं नृत्य के बारे में लिखोगे तो पारंपरिक चीजों के से जोड़ करके पहले एक इंट्रोडक्शन बना देना, फिर बताना भाई जो नृत्य है यह 2 प्रमुख श्रेणियां इसकी मौजूद रहती हैं, एक आपका शास्त्रीय नृत्य होता है, एक लोक नृत्य होता है। यहाँ लोक नृत्य देखेंगे यानी कि लोगों के बीच जो प्रचलित है, वही लोकगीत क्या है आपका, जो लोगों के बीच प्रचलित होता है। अब शास्त्रीय नृत्य क्या होता है, इसके बारे में यूपी स्पेशल का जाना, वीडियो देखना जाकर के। वहां शास्त्रीय नृत्य जो हमारा एकमात्र उत्तर प्रदेश में मौजूद है, कथक, उत्तर प्रदेश का इकलौता शास्त्रीय नृत्य है कथक। इसके बारे में यूपी स्पेशल वाले वीडियो में बहुत अच्छे से सारे पॉइंट्स भी वहां समझ लिए थे, है ना। कथक से जुड़े हुए जितने पॉइंट्स वहां समझने थे, विशेषताएं सब देख ली थी, तो वह मेंस में भी वही लिखनी है, विशेषताएं कुछ अलग नहीं हो जाएंगी, इसलिए यहाँ हम अलग से नहीं, दोबारा नहीं देखेंगे उसको। अब आते हैं लोक नृत्य समझने हैं। कुछ प्रमुख यहाँ पर लोक नृत्यों के बारे में देख लेते हैं, जैसे चरकुला नृत्य है। चरकुला नृत्य देखो, आपके प्रीलिम्स में भी आया था क्वेश्चन, किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ब्रज के क्षेत्र में इसका प्रचलन होता है। यहाँ आपने देखा होगा महिलाएं क्या करती हैं, अपने सर पर पिरामिड नुमा एक लकड़ी का एक स्ट्रक्चर रखे हुए दिखाई देंगी। तो एक पिरामिड रखा रहता है और उस पिरामिड में 108 तेल के दिए रखे रहते हैं, और ये महिलाएं नृत्य करती हैं, है ना। रशिया जो गायन होता है यह गाया जाता है, और महिलाएं क्या करती हैं, चरकुला नृत्य करती हैं और बैलेंस बनाती हैं। यही तो मजा है देखने का, है ना। चूंकि बैलेंस ही तो 108 तेल के दिए और इस पिरामिड का बैलेंस बनाते हुए तो नृत्य किया जाता है, और यही नृत्य क्या कहलाता है, चरकुला नृत्य कहलाता है। अब आते हैं रासलीला। देखो रासलीला भी ब्रज क्षेत्र में ही है, और यहाँ भगवान कृष्ण की जो लीलाएं है ना, जितनी बचपन से लेकर के आगे जितनी लीलाएं की उन्होंने, है ना, कंस के वध तक की, तो सारी लीलाओं का वर्णन यहाँ पर किया जाता है जब यह नृत्य आपका रासलीला किया जाएगा। रामलीला में भगवान राम से जुड़े हुए रहेंगे, है ना, जितने भगवान राम के जीवन से जुड़े हुए जितनी घटनाएं होंगी, सभी का आपका रामलीला नृत्य जो रहेगा उसमें वर्णन किया जाएगा। अवध के क्षेत्र का यह प्रमुख नृत्य है, और भगवान राम के जन्म से लेकर के रावण के वध तक की सारी लीलाओं का वर्णन यहाँ पर किया जाएगा। अब आते हैं कर्मा लोक नृत्य। देखो कर्मा लोक नृत्य पीछे पढ़ा था जब हमने एक जनजाति पढ़ी थी, कौन सी जनजाति, हमने खैरवार जनजाति पढ़ी हुई थी।
जो खरवार या खैरवार किसी भी तरीके से लिखा हुआ मिल जाएगा। अब जब खैरवार जनजाति पढ़ी थी, वहां यह जाना था कि इस जनजाति का प्रमुख नृत्य क्या था। इस जनजाति का प्रमुख नृत्य ही था कर्मा नृत्य। ठीक है, तो आपको बताना है कर्मा एक जनजाति नृत्य है और प्रमुख रूप से यह खैरवार जनजातियों के द्वारा किया जाता है। साथ ही यहाँ पर जो इन जनजातियों के स्थानीय देवता होते हैं, इन देवताओं का ही यह प्रस्तुतिकरण करते हैं। खैरवार जनजाति क्या करते हैं, अपने जो स्थानीय देवता हैं उन स्थानीय देवताओं का ही प्रस्तुतिकरण करते हैं, और वह नृत्य कौन सा कहलाता है, कर्मा नृत्य कहलाता है। अब आते हैं नौटंकी पर। देखो नौटंकी में क्या होता है, नौटंकी भी उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है। यहाँ लोक कथाएं और पौराणिक नाटक जितने होते हैं या लोक गीतों का नृत्य के साथ मिला करके प्रस्तुतिकरण किया जाता है। आजकल की नौटंकी पर मत जाना, आजकल की नौटंकी में तो क्या है, डीजे वगैरह का यूज होता है और फुहड़ता भर गई है। तो आजकल की नौटंकी का और पहले की नौटंकी जो होती थी उनसे बहुत डिफरेंट है जो आजकल नजर आता है। तो यह नौटंकी नहीं, लेकिन नौटंकी पहले एक प्रमुख लोक नृत्य हुआ करती थी, और यहाँ जो वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता था ना पहले, वह नगाड़ा रहता था। प्रमुख वाद्य यंत्र क्या होता था, नगाड़ा होता था। आज भी बोलते हैं ना नगाड़े की तरह बजा देंगे तुम्हें, तो देखो नगाड़ा जो है नौटंकी में प्रयोग होने वाला प्रमुख वाद्य यंत्र रहता था। फिर देखो अगला देख लेते हैं धोबिया। धोबिया नाम में ही देखो दिख रहा होगा कि यह धोबी समुदाय के द्वारा प्रमुख रूप से यह नृत्य किया जाता है। इसमें देखो आपको बता दें कि यह पुरुषों के द्वारा ही नृत्य किया जाएगा। इसमें क्या है, एक पुरुष धोबी बनता है और एक गधा बनता है। तो उनका जो कस्टम रहा है हमारे समाज में, जो उनका कस्टम जैसे जिस तरीके से उन्होंने जीवन यापन किया है, उन्हीं उन्हीं चीजों का ही वह अपने रीति रिवाजों का ही वर्णन करते हैं इस नृत्य के माध्यम से। तो वह धोबिया नृत्य है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में यह प्रमुख रूप से प्रचलित है। तो यहाँ केवल पुरुष नृत्यार्थियों के द्वारा ही यह प्रस्तुत किया जाएगा, यह ध्यान रखना है। फिर आते हैं धुरिया। तो धुरिया आपका कुम्हार समुदाय के द्वारा, तो देखो कुम्हार समुदाय के द्वारा जो नृत्य प्रस्तुत किया जाता है वह धुरिया है। यहाँ पुरुष जो है, यहाँ भी केवल पुरुषों के द्वारा ही किया जाएगा, और पुरुष ही महिला बनते हैं, यानी कि महिला की भूमिका भी कौन निभाएगा, पुरुष निभाएगा, और पुरुष की भूमिका तो पुरुष निभाते ही हैं। तो धुरिया और धुबिया समझ गए। तो धुरिया जो है आपका कुम्हार समुदाय के द्वारा, धुबिया जो है धोबी समुदाय के द्वारा, और धोबी समुदाय में एक धोबी, एक पुरुष एक मतलब कि आपका जो पुरुष है वह गधे के रूल में भी रहता है। तो कभी आप इसका गूगल कर लेना, यूट्यूब पर देखना धोबिया नृत्य और धुरिया नृत्य कैसे होता है। बाकी अपने को क्या है, मेंस में अपना आंसर किस तरीके से लिखना है और कौन से पॉइंट्स डालने हैं वो देखो यहाँ शॉर्ट नोट्स में आपको कोशिश की जाती है कि दे दिए जाए, ताकि आप अपने नोट्स जो लिख रहे हो वहां अगर वैल्यू एडिशन मिल जाए तो वैल्यू एडिशन कर लो, नहीं लिख रहे हो तो इसी को निकाल करके आप इसमें वैल्यू एडिशन करते रहना। बाकी रीडिंग के स्तर पर जो पहले टॉपिक डिसाइड होता है उसको आपको पढ़ना भी होता है भाई, उसको पढ़ा करो, तभी जाकर के आपको इस वीडियो में मजा भी आएगा, है ना। तभी आप क्या है, आप तभी तो वैल्यू एडिशन कर पाओगे जब तक कुछ पढ़े ही नहीं होगे। तो पढ़ना जरूर है अपने स्तर पर, पढ़ाई नहीं करोगे तो भाई मेंस में आपका ना फिर आप आगे और अच्छे से धीरे धीरे आपका क्या होगा, फिर रिफाइन नहीं हो पाओगे, जहां जैसे हो ना वैसे ही रुके रह जाओगे। तो इस तरीके से अपने आप को रिफाइन करते हुए चलना है, ये नहीं कि इतने पर ही अटक गए, इसके साथ में पढ़ते हुए भी चलना है, अपने सोर्सेस जो एक सोर्स को ही फॉलो करना है। चलो फिर यह वीडियो ही खत्म करते हैं। सारे फैक्चुअल टॉपिक्स थे, उम्मीद करता हूं कि आसान भाषा में थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है कि आपको यह तथ्य जो है बहुत भारी ना लगे। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद, और बताना जरूर कि आसान लगा भी है या नहीं लगा है। ठीक।